नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। अब सुशीला कार्की को जैसे ही नियुक्त किया गया है तो एक बार फिर भारत में लोग नेपाल को लेकर जो कामना कर रहे थे कि भारत में भी इसी तरीके का कुछ होगा, उन लोगों के सपनों के ऊपर पानी फिर गया। अगर मैं सीधे तौर से कहूं तो इस बार नेपाल में जिस तरीके से भारत में एक नारा चला था अब की बार मोदी सरकार, तो लगता है कि नेपाल में इस अब की बार मोदी भक्त सरकार। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल के अगर घटनाक्रम पे हम नजर डालते हैं तो पहले आप समझ लीजिए कि सुशीला कार्की है कौन। सुशीला कार्की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, हिंदू आइडियोलॉजी की अगर हम कहें तो लगातार जो है वो भारत सरकार की फैन रही, और साथ में हम कह सकते हैं पंचायत मूवमेंट से वो, या पंचायत मूवमेंट जो चला था नेपाल का, उसमें वो जेल भी चली गई। तो भारत से आप समझ सकते हैं कैसे जुड़ी हुई है। हिंदू फिलॉसफी उसकी वो फैन है और भारत सरकार की जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो इसीलिए मैंने कहा है अब की बार मोदी भक्त सरकार। अब जब हम बात करें तो जैन जी का जो मूवमेंट ये चला, वैसे जहां तक मेरा मानना है ये मूवमेंट जैन जी के बजाय जो वहां का मेयर है उसकी प्रधानमंत्री बनने की मंशा के चलते ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद जैन जी की जो वर्चुअल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक नाम निकल कर आया अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर, और वो सुशीला कार्की। बड़ी जिद्दोजहद के बाद में आर्मी चीफ सुशीला कार्की को मना पाए। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा एक और खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो सुशीला कार्की अब जो है वो उसके लिए तैयार हो गई। अब ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट था ही इस वजह से कि 2006 से जब राजशाही खत्म हुई, उसके बाद से जो कम्युनिस्टों ने जो सत्ता पर कब्जा किया, या जिस तरीके से नेपाल का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ हुआ, उस कम्युनिस्टों के चंगुल से नेपाल को बाहर निकालना, सीधे तौर से भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाना, और नेपाल को सीधे तौर से हम कहें तो चाइना की गोद में डाल देना। और चाइना ने कई जगह पर जो है वो लगातार उसके बाद कब्जा भी कर लिया। और उसके बाद केपी ओली के ऊपर सबसे बड़े जो आरोप लगे वो आरोप ये थे कि जो चाइनीज राजदूत है याहुंग की, उनका राजनीतिक दखल इतना बढ़ गया था कि अब जो है वो जनता को केपी ओली और याहुंग के रिश्ते भी समझ में आने लगे थे। अब भारत से जो है वो नेपाल लगातार दूर चलता जा रहा था, और उसके पीछे का कारण क्या था? विद्रोह, या तो विद्रोह तो नहीं कहेंगे लेकिन विरोध को रूप देने के लिए लिपुलेख और कालापानी जैसी जगह को अपना हिस्सा दिखाना नेपाल के नक्शे में, यह इसकी तरफ बढ़ने वाला सबसे बड़ा कदम था। और उसके बाद में सांस्कृतिक विरोध के रूप में अगर आप देखोगे तो भगवान राम को भारत का नहीं बताकर नेपाल में उनकी जन्मस्थली बताना, तो यह दर्शाता है कि केपी ओली के मंसूबे क्या थे। और जब हम सांस्कृतिक तौर से देखते हैं भारत और नेपाल को, तो आज से नहीं, रामायण काल से ही नेपाल और भारत आपस में जुड़े हुए हैं। जहां भगवान राम का जन्म सरयू नदी के किनारे अयोध्या में हुआ, तो माता जानकी का जन्म जो है वो मिथिला नेपाल। तब से लेकर आज तक जिस तरीके से पारिवारिक रिश्ते नेपाल और भारत के बीच में चलते हैं, तो आपको पता है, क्योंकि भारत और नेपाल और इसके अलावा भूटान, तो नेपाल और भूटान ही ऐसे दो देश है जहां पर ओपन बॉर्डर है। भारत का कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के नेपाल जा सकता है और भूटान जा सकता है। और अगर हम बात करें नेपालियों की, तो नेपाल के बहुत सारे रहनुमा जो है वो भारत में अपना काम देख रहे हैं। आप देखो कि लाखों की संख्या में
नेपाली लोग भारत में काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो भारत और नेपाल के रिश्ते उसी तरीके से, उसी सांस्कृतिक आधार पर चल रहे थे। कोई भी व्यक्ति भारत और नेपाल की गद्दी पर जब आसन होता था, उसका राजशाही जिसकी हम बात करते थे, तो उन राजशाही के दौरान पहला विजिट जो है वो भारत का होता था कूटनीति के तौर पर। लेकिन जब से कम्युनिस्टों की सरकार आई है और 2006 की वजह 6 में अगर आप देखोगे, जब केपी ओली पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकडोर में कांग्रेस पार्टी का जो झुकाव था वो कम्युनिस्टों की तरफ हो गया था, और इसीलिए नेपाल को बैकडोर से जो है वो कम्युनिस्टों की झोली में डाला गया। और उससे पहले तो आपको पता ही है, हमने बात की थी 1949 और 50, पहले जो है वो तिब्बत, जिस तरीके से चीन की विस्तारवादी नीति और तिब्बत को जो है वो चीन के हाथों जाने दिया। और उसके बाद 1951 जब नेपाल के राजा विदेशी दौरे से लौटे और उनको लगा कि अब नेपाल के ऊपर खतरा है, तो उन्होंने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और भारत में विलय की जो है वो एक पूरी तरीके से तैयार हो गए वो, और यह तक कह दिया कि नेपाल को जो है वो भारत में अब विलय कर लेना चाहिए और नेपाल को एक स्टेट बना देना चाहिए। लेकिन उस वक्त नेहरू की क्या सोच थी हम उसमें नहीं जाएंगे, और यह बुक जो है वो लिखी थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, चैप्टर नंबर 11 आप उठाकर देखिए, अध्याय नंबर 11, तो आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में आप देखिए, सिक्किम तो खैर जैसे तैसे जो है वो भारत के हिस्से आ गया, लेकिन तिब्बत जो है वो भारत के हाथ से निकल गया था, नेपाल भारत का हिस्सा हुआ ही नहीं। और आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उस नेपाल में एक ऐसी प्रधानमंत्री का बनना अंतरिम सरकार में, और जिस तरीके से उन्होंने, जब से उनके नाम की घोषणा हुई, उनका उसके बाद में एक इंटरव्यू जो वायरल हुआ था, उसको देखकर कांग्रेस और जो भारत में ऐसे लोग जो सपने देख रहे हैं उनके पसीने छूट जाएंगे। उनका वक्तव्य क्या था उस इंटरव्यू में? वो था कि मैं मोदी जी को प्रणाम करना चाहती हूं, मैं मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलना चाहती हूं, इसके अलावा मैं मोदी जी का अभिवादन करना चाहती हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूं। यह शब्द है सुशीला कार्की। तो ये तो सीधे तौर से भारत में रहकर जो इस तरीके का एक जो है वो सपना देख रहे हैं, उन लोगों के कान के ऊपर एक उल्टा तमाचा, जिसको हम कहते हैं ना उल्टे हाथ का तमाचा है, जो सुशीला कार्की ने मारा है। और ये नेपाल के कम्युनिस्ट कोई नहीं, ये भारत के जो कम्युनिस्ट है उनको भी ऐसा ही तमाचा है। क्योंकि जब सुशीला कार्की ये कहती है कि मैं भी वैसा ही करना चाहती हूं जैसा मोदी जी भारत के लिए कर रहे हैं, तो शायद आपको ये बात जो है वो सही और ज्यादा समझ में आएगी। उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद में जो निर्णय लिए वो उससे भी ज्यादा जो है वो आश्चर्यजनक है। अब आश्चर्यजनक क्यों है? पहला निर्णय अगर आप देखोगे तो पहला निर्णय उन्होंने लिया कि 3 मार्च 2026 को नेपाल में चुनाव होने वाले हैं और फ्री एंड फेयर चुनाव होने वाले हैं। मतलब उनको पद की कोई लालसा नहीं है। अब जो लोग अब तक बांग्लादेश से इसकी तुलना कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक सबक है। बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो तख्ता पलट के लिए हुआ था, और जो शांति की दुआई देता फिरता है यूनुस खान, वो यूनुस खान सत्ता से इस तरीके से चिपका है कि वो दोबारा से चुनाव कराने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। और एक तरफ सुशीला कार्की है जो केपी ओली के तख्ता पलट के बाद में ये कहती है कि 6 महीने बाद में उनकी जो अंतरिम सरकार है उसकी प्राथमिकता रहेगी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बोल्ड डिसीजन है। इसके अलावा दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत के साथ में जो रिश्तों में खटास आई थी केपी ओली की सरकार के, उन मुद्दों को जो है वो डिसॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसमें प्रमुख है लिपुलेख, और इसके अलावा आप समझ सकते हो काला पानी को अपने नक्शे में दिखाना, जबकि राजशाही के नक्शे में वो हिस्सा भारत का हिस्सा है। अब आप देखोगे कि लिपुलेख, तो लिपुलेख शुरू कहां से होता है? लिपुलेख शुरू होता है उज्जैन से, उज्जैन, ग्वालियर, इसके बाद में आप जो है शिवपुरी की बात कर सकते हैं, और फिर लिपुलेख होता हुआ कैलाश मानसरोवर तक। इस पूरे क्षेत्र पर
नेपाल ने अपना कब्जा दिखाया था उस नक्शे में, जो कि चाइना के कहने पर जो है वो सारा कुछ किया गया था। तो अब लिपुलेख और कालापानी, इन दोनों मुद्दों को डिसोल्व करने की बात करना, और वो भी ऐसे समय में जब एक बड़े प्रोटेस्ट के बाद में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो होने को तो जो है वो ये बैकफायर भी कर सकता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की बात जो है वो सुशीला कार्की ने की है। अब सुशीला कार्की में इतनी हिम्मत कहां से आई, तो इसकी हिम्मत का आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं 2016 और 2017 से। 2016 और 2017 सिर्फ एक ही साल के लिए चीफ जस्टिस रही नेपाल की, और वो भी पहली महिला चीफ जस्टिस। और निर्णय क्या दिए? निर्णय दिए कि उन्होंने एक सिटिंग मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार के आरोपों में, और यह नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ। तो सीधे तौर से अगर हम कहें तो कम्युनिस्टों की उस सरकार के नाक में दम कर दिया था सुशीला कार्की ने। और उसके बाद वो यहीं पर रुकने वाले लोगों में से नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने एंटी करप्शन जो ब्यूरो नेपाल के हैं उसके लोकमान सिंह कार्की को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, पद से हटा दिया। यह भी उस एक साल का ही जो है वो फैसला था। और तीसरा, जहां हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भारत में जब रिफॉर्म्स की बात करते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। आज वही रिफॉर्म्स जो है वो भारत को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीधे तौर से महिलाओं को उत्तराधिकार का राइट देना, क्योंकि इससे पहले महिलाएं जो है वो अपना उत्तराधिकार सिंगल वुमेन्स नहीं चुन सकती थी नेपाल में, और ये जो है वो काम किया सुशीला कार्की ने। और मजबूरी में आकर नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो सुशीला कार्की के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आई। अब इंपीचमेंट की जो कहानी है वो भी बड़ी जबरदस्त है नेपाल की, क्योंकि भारत में जब किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाता है तो उसको सदन से पास करवाया जाता है, उसके लिए एक कमेटी या आयोग का गठन किया जाता है जो एविडेंस के साथ उसकी जांच करता है, और उसके बाद में उसको पद से हटाया जाता है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में क्या था? नेपाल में सीधे तौर से इंपीचमेंट आया नहीं कि पद से जो है वो सीधे तौर से जज को हटा दिया जाता था, और उसी तरीके से सुशीला कार्की को हटाया गया था। तो अब जो है वो सुशीला कार्की ने इसको भी पलट दिया है। अब वही सारी चीजें जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो भारत में जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी पार्लियामेंट थी नेपाल की उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको भंग कर दिया गया है। और सुशीला कार्की ने अपनी कैबिनेट में कुछ रिटायर्ड जजेस और कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया है जो वाकई में नेपाल के लिए काम कर सके। तो इस तरीके से एक के बाद एक जो है वो सुशीला कार्की ने नेपाल के भलाई के लिए जो है वो इस तरीके के डिसीजन लेने की पूरी कोशिश की है, जिसमें सबसे ऊपर है कि किसी भी तरीके से भारत के साथ उनके रिश्ते किस प्रकार से सुधर सकते हैं। और वैसे भी दुनिया में इस वक्त एक ही हिंदू राष्ट्र, अक्षुण हिंदू राष्ट्र बचा था नेपाल, और नेपाल में भी पूरे जोरों शोरों से डेमोग्राफी चेंज करने का भरपूर प्रयास किया गया। अब यह पूरा चैलेंज रहेगा सुशीला कार्की की इस अंतरिम सरकार के पास कि वो उसको कैसे रोका जाए। और इसके अलावा जो भी कैजुअलिटी नेपाल में हुई है उस कैजुअलिटी के लेकर एक आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इसका सार यह है कि इसमें यह हम जरूर कह सकते हैं कि इस बात की प्रबलता जरूर इससे मिल सकती है। कुछ लोगों का मानना यह हो सकता है कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वो भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि अंतरिम जो सरकार जो बनी है वो नरेंद्र मोदी की भक्ति या हम कहें कि उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। और जैसे कि आज नरेंद्र मोदी का मणिपुर का दौरा था, नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई दी है। तो यह अपने आप में जो है वो एक बड़ा कदम। और दूसरा, यह उन लोगों के मंसूबों पर पानी है जिनको लगता था कि हम नरेंद्र मोदी के बाद या नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद में सत्ता से बहुत दूर होते जा रहे हैं और सत्ता हमारे करीब भी नहीं आ रही, तो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए रास्ता होगा अराजकता का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से ज्यादा प्रयास भारत में पहले ही हो चुका है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग हो। दिल्ली के दंगे पूरे देश ने देखे, तो इस तरीके के प्रयास पहले किए जा चुके हैं। और अब एक तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का जिस तरीके से नारा बुलंद किया जा रहा है, तो उन लोगों को सबक मिल जाना चाहिए
कि नेपाल की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो नरेंद्र मोदी की तरह काम करे, ऐसी सरकार नहीं चाहती जिस तरीके से कांग्रेस के मंसूबे हैं। तो फिर आप इसको क्या कहोगे? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।